जय हिंद साथियों, आज तारीख है 18 जनवरी 2024, दिन है गुरुवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। जो बड़ी खबर निकल के आता है उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर 2024 के सैन्य ताकत रैंकिंग में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये निकाला जाता है रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें भारत को स्थान कुछ दिया गया है, इसके बारे में बिल्कुल भी देखेंगे क्योंकि पूरा दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी बीच में निकल गया है कि किसके पास कितना ताकत है सैन्य में। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए क्या बोलता है, सनातन वस्त्र का शुभारंभ किसने किया है। ठीक है, तो एक वस्त्र का जो है अभी आपको लॉन्च किया गया है, सनातन वस्त्र। ठीक है, भारत के हिसाब, भारत का जो है पुराना संस्कृति है उसी के अनुरूप इस वस्त्र को बनाया गया है और इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋषिनाथ आनंद को पीछे छोड़कर शतरंज में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ठीक है, तो विश्वनाथ आनंद को पहले ये तमगा था, अभी उसको पिछाड़ करके जो है आगे निकल गए हैं। आपका नीदरलैंड में एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसी में ये सारा चीज हुआ है, तो सब बात करेंगे। आगे क्या है, पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो एक होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये है पक्के पगा। कंफ्यूजन है, इसी वजह से आपको हम ये क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है ना, जो आपके लिए जरूरी है। असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान होता है वो आपका दिया जाएगा, घोषणा कर दिया गया है। ठीक है ना, पूर्व सीजीआई रहे हैं 46वें। आगे चलते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को 9वां शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। एस जयशंकर के द्वारा ईरान में जाके इसका घोषणा किया गया है और ईरान का जो है राष्ट्रीय भाषा भी है वो, है ना, तो हम लोग इसको बिल्कुल भी देखेंगे। आगे चलते हैं, किस राज्य को शीर्ष कार्य निष्पादन करने के लिए राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। जानते हैं 16 जनवरी को हम लोग स्टार्टअप डे मनाते हैं ना, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना प्रारंभ किया गया था, तभी से 2021 से मतलब 2022 से हम लोग मनाते हैं, है ना। आगे कहाँ है भाई, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, आतंकी ग्रुप जैश अल अदल का संबंध किस देश से है। जानते हैं ईरान जो है पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और साथ साथ में इराक पे भी किया है, सीरिया पे भी किया है, तो एक आतंकी जन संगठन निकल के आया है जैश अल अदल। मिन खानी यही गड़बड़ किया है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं, ये है कहाँ का। ठीक है ना, एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। जो एनपीसीआई है, जानता है पूरा खुदरा जितना भी भुगतान करता है सारा एनपीसीआई देखता है, तो ये एक कंपनी के साथ समझौता मतलब अपना जो है ये किया है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, नौसेना का अभ्यास अयुत्थया किन दो देशों से संबंधित है। तो एक नौसेना अभ्यास हुआ था आपका दिसंबर में, 21 से 22 दिसंबर को हुआ था और ये अयोध्या से संबंधित जगह है और यहाँ से संबंधित कुछ भी प्रश्न होता है तो हम आपको जरूर करके विशेष करके डालता है, जो हम लोग के लिए जरूरी है कि नहीं है। चलता है, समझ गए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये बात समझ गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए, क्या है, ग्लोबल फायर पावर 2024 की सैन्य ताकत रैंकिंग में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल फायर पावर 2024 की सैन्य रैंक ताकत की बात कर रहा है। ठीक है, इसको जो है भारत का कितना स्थान मिला है। तो देखिए ये जो है ना सैन्य ताकत पर एक रिपोर्ट निकाला जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। ठीक है ना, तो ये इसका प्रथम स्थान पर है आपका अमेरिका। क्या कहिएगा, अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका है। अमेरिका के पास जो है जो सक्रिय कर्मी है लगभग उसके पास कितना है, 13,28,000 के करीब करीब है। ठीक है, नंबर 1 पायदान पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है। ठीक है, और यहाँ पे विवाद भी चल रहा है बहुत, बताते हैं आपको। और तीसरे नंबर में चीन है और चौथे नंबर पे हम लोग भारत है। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा और आना भी चाहिए कि ये जो है सैन्य ताकत में क्या क्या चीज शामिल किया जाता है। तो देखा जाता है ना कि उस देश में जो है सैन्य क्षमता कितना है, देश के पास कितना सैनिक है, बहुत सारा चीज लगभग इसमें टोटल जो है ना, टोटल अच्छा खासा मतलब मापदंड को जोड़ा जाता है। कितना टैंक है, कितना उसके पास हथियार है, कितना कम्युनिकेशन है, ये सारा चीज को जोड़ करके फिर ये आपका सैन्य ताकत निकाला जाता है। तो इस बार जो निकाला है, अमेरिका प्रथम में है और रूस दूसरे में है और चाइना तीसरे में है और हम लोग चौथे में है। और हम लोग का जो पड़ोसी है पाकिस्तान है वो 90 है, इसका गिरावट आया है। ठीक है, वो लोग का 9वां स्थान है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल भी समझते चलिएगा। अब देखिए ये क्या है ना, ये ताकत, ये जो है सैन्य जो ताकत है, इस ताकत में आपका क्या किया जाता है कि जैसे सेना का नहीं होता है, मतलब हर एक चीज को, सारे चीज को जोड़ करके आपका इसका एक मेरिट बनाया जाता है। उस मेरिट में क्या है, जिसको 0.0000 अगर इतना आता है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो भारत को जो है इस बार जो इस इंडेक्स में स्कोर मिला है वो कितना मिला है, 0.1023 मिला है। अगर यहीं पे 0.0000 हो जाएगा तो क्या ये सबसे अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछ दे कि सबसे अच्छा स्कोर कौन सा माना जाता है सैन्य ताकत में, तो क्या कहिएगा, 0.000। भारत को कितना स्कोर मिला है, 0.1023 मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विवाद आज अभी क्या हो गया है, जानते ना, रूस और यूक्रेन के बीच
युद्ध चल रहा है, पिछले 2022 से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो लोग का मानना है कि रूस अब पूरा यूरोप किसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और अकेले रशिया इतना दिन तक युद्ध को खींच रहा है, ठीक है। तो लोग का मानना है कि रूस को नंबर 1 देना चाहिए था, है कि नहीं, क्योंकि अकेले इतना उसके पास ताकत है, इतना सारा चीज है, सारे चीज को देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। पूरे यूरोप को एक तरह से वो देख रहा है, ब्रिटेन अलग सहायता दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, पोलैंड दे रहा है, सब दे रहा है, मगर ये रूस अकेले कर रहा है। तो रूस को नंबर 1 होना चाहिए। तो कुछ विवाद भी छिड़ा हुआ है, तो हम लोग को विवाद को आपको हम बता दिया, अगर ऐसा कोई बात होता है तो बात आप कर सकते हैं। और बाकी बचा नंबर 1 में अमेरिका है, दूसरे नंबर में रूस है, और चौथे नंबर में हम लोग भारत है, ठीक है। तीसरे नंबर में चाइना, 5वें नंबर में दक्षिण कोरिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जानते चलिएगा। तो भारत का क्या कहता है, फायर पावर इंडेक्स स्कोर में कितना स्कोर है, तो 0.1023 है। अमेरिका को 0 कितना मिला है, 0.0699 के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और 0.000 स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है। इस इंडेक्स में 145 देश को शामिल किया गया था, ठीक है। समझ गए बात। देखिए अभी इसी वजह से महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं सब जगह युद्ध छिड़ा हुआ है, फिलिस्तीन इजराइल के बीच अलग है, यूक्रेन रशिया के बीच अलग है। अब देखिए पाकिस्तान पर अटैक कर मतलब हवाई हमला कर दिया आपका ईरान, इराक पर भी कर दिया है, एक इरबिल जगह है वहां पे कर दिया, फिर सीरिया पे भी कर दिया है, कौन, ईरान की है, ठीक है। तो ये सारा, और इस स्थिति में सैन्य ताकत होना आज के दिन में कितना जरूरी है। अगर आप अपना देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सैन्य ताकत होना जरूरी है। तो यहाँ 2-3 चीजें याद रखिएगा। सबसे अच्छा स्कोर क्या माना जाता है, 0.0004 को 0 याद रखिएगा। उसके बाद भारत का स्कोर में कितना प्राप्त हुआ, इतना, कितना टोटल देश था 145 देश, भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है, तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। मेरे हिसाब से बात समझ गए हैं, थोड़ा सा आप इस फिगर को भी देख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस दूसरे नंबर पे है, और चीन तीसरे नंबर पे है, भारत चौथे नंबर पे। हम लोग बरकरार पिछले बार भी चौथे नंबर पे ही थे, और इस बार भी हम लोग चौथे नंबर पे हैं, हम लोग का फॉल डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत एक चीज नहीं पता है, भारत के पास टोटल जो सक्रिय कर्मी है वो कितना है, तो भारत के पास टोटल सक्रिय जो कर्मी है ना, वो अच्छा खासा, लगभग आपका कितना है, तो क्या कहिएगा, लगभग 14,55,000 के करीब करीब है, ठीक है। अमेरिका से अधिक सैन्य कर्मी, सक्रिय सैन्य कर्मी अमेरिका के पास कितना है, 13,28,000 है, और हम लोग के पास जो अर्धसैनिक बल है वो कितना है, तो हम लोग लगभग 25,27,000 के करीब करीब हम लोग के पास अर्धसैनिक बल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका जानकारी के लिए जरूरी है, पूछेगा तो नहीं, मगर अगर आपको कोई पूछ दे कि हम लोग के पास जो सैनिक है, क्योंकि देखिए युद्ध का माहौल बना हुआ रहता है हमेशा, अगर कभी आप कोई बात करते हैं या लिखते हैं तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है। तो सैन्य कर्मी जो सक्रिय होगा वो कितना, 14,55,000 के करीब है, और अर्धसैनिक बल 25 लाख है, और अमेरिका के पास कितना है, 13,28,000 के करीब करीब है, ठीक है। चलता है, मेरे हिसाब से सब बात समझ गए हैं, आगे चलता है। क्या क्या क्वेश्चन है, सनातन वस्त्र का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। तो सनातन वस्त्र है, ये वस्त्र को क्या है ना, तो अब हम लोग का जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग है, इसका स्थापना आपका 1956 में एक वो आया था, अधिनियम होकर 1957 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1957 में। इसी के द्वारा शुभारंभ कल ही किया गया, और 20% छूट के साथ ये आपको वस्त्र मिलेगा। ये वस्त्र क्या है ना, ये वस्त्र को भारतीय परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है, और अब 20% की छूट के साथ आपको ये वस्त्र मिल दिया जाएगा। क्यों, देखिए 22 जनवरी को होने वाला है प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारा आयोजन किया जा रहा है, बहुत सारा चीज है, तो यहाँ से संबंधित कोई भी चीज हो हम लोग के जानना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना सांस्कृतिक चीज है, बहुत पुरानी चीज है। तो इन सब चीजों को लेके अगर आयोजन हो रहा है तो हम लोग इस सब चीज को जानते चले। तो सनातन वस्त्र का शुभारंभ किसने किया था, क्या कहिएगा, खादी ग्रामोद्योग आयोग किया है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1957 में हुआ था, ठीक है। और भारतीय परंपरा के अनुसार ये वस्त्र को डिजाइन किया गया है, अब 20% छूट पे ही भी दिया जा रहा है ये वस्त्र, ठीक है। विश्वनाथ आनंद को क्या कहता है, पीछे छोड़कर शतरंज में भारत के नंबर 1 एक खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद सबसे पहले टॉप पे थे, जानते हैं विश्वनाथ आनंद को, ठीक है ना। छोड़कर शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, ये हम लोग रमेश बाबू प्रागनंदा है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, रमेश बाबू। अभी इसकी जो है बहन है आर वैशाली का, बोले थे 84 में ग्रांड मास्टर बन गई थी, 84 में बनी थी कि नहीं बनी थी। तो अभी जानते हैं नीदरलैंड वही नीदरलैंड जिसका राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है, जहां पे आपका क्या है, क्या बोलते हैं उसको, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, द हेग में है ना, तो नीदरलैंड में ही पड़ता है। तो उसी नीदरलैंड में आपका एक टूर्नामेंट हो रहा था, वो क्या था, रमेश बाबू को नीदरलैंड में विजक ऑन जी में, ठीक है, क्या आप कहिएगा, विजक ऑन जी में खेले जा रहे टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट, कौन सा, आपको ये टूर्नामेंट याद रखिएगा, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में चीन के डिंग लोरेन को हरा करके नंबर 1 का खिताब जीता है। ये करने वाले पहले विश्वनाथ आनंद थे, उसके बाद जो है ये दूसरे नंबर में ऐसे करके जीत करके नंबर 1 पहुंच गए हैं। तो नंबर 1 का खिताब किसके पास, तो क्या कहिएगा, तो आर प्रज्ञानंदा के पास आ गया है, ठीक है। ये दोनों भाई बहन का भी जोड़ी बताए थे आपको कि दोनों जो है आपका
क्या ग्रैंड मास्टर बनने वाले थे। इसकी बहन का नाम आर वैशाली है जो 84वां ग्रैंड मास्टर बनी थी, और ये आर परगनंदा है जो अभी नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, किसको छोड़ करके विश्वनाथ आनंद को। ये खेल कहाँ पे हो रहा था, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से संबंधित जान लीजिए, नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है ना। यहाँ के प्रधानमंत्री एगो बने हैं, ठीक है। बहुत आप बताए थे, गिट विल्डर्स नाम है उसका, क्या बताए थे, गिट विल्डर्स। इसके बारे में हम बताए थे आपको, बहुत दक्षिण विरोधी आदमी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, विल्डर्स नाम है, गिट विल्डर्स नाम है, ठीक है ना। तो इसको नाम तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, गिट विल्डर्स नाम है। यहाँ के प्रधानमंत्री बने अभी हाल फिलहाल में, करंट न्यूज है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ये क्या बोलते हैं, ये वो भी है, ठीक है। तो बोलते ना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो उसका जो है मुख्यालय आपका कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, द हेग में है, नीदरलैंड में ही पड़ता है, ठीक है। चलता है, मेरे हिसाब से सारा चीज आपको बता दी है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में किसको हराया है, डिंग लोरेन को हराया है, ठीक है। ये खुद सुपरस्टार था और उसको हरा करके नंबर 1 पहुंच गए। कौन पहुंच गए, रमेश बाबू आर परागनंदा पहुंच गए, ठीक है। दोनों भाई बहन का जोड़ी भी इसको याद रखिएगा, ठीक है, आर वैशाली और आर रमेश बाबू, ठीक है। चले, ये क्या है, पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ठीक है। पक्के का तो नाम सुने होइएगा, पक्के टाइगर रिजर्व भी है अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पे जो है ना इस चीज को संरक्षित करने के लिए ये आपका पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा। और ये मनाता कौन है, अरुणाचल प्रदेश मनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अरुणाचल प्रदेश का जो है ना राज्य की ये फेस्टिवल भी है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी क्या किया है, मतलब राज्य महोत्सव भी है। और 2019 में जो है इसको आपका ये घोषणा किया गया था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू है। तो ये हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। तो पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अब देखिए, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका कहाँ पे, नागालैंड में। नागालैंड 1 दिसंबर को अपना मनाते हैं ना राज्य स्थापना दिवस, तो उसी में मनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। और पक्के पगा पूछेगा तो क्या कहिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बात देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ना आपका 2-3 को जो है टाइगर रिजर्व है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको भी जान लीजिए। जैसे पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद आपका एगो कौन सा है, मोलिंग है, ठीक है, मोलिंग है, ठीक है। पक्के तो बोल ही दिए हैं। और उसके बाद आपका एगो कौन सा, पक्के मोलिंग हो गया ना, पक्के हो गया, और कौन सा है भाई, बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम है, 3-4 गो पक्के हो गया, मोलिंग हो गया, और नम्फा दफा है, ठीक है, नम्फा दफा है, ठीक है। ये सारा चीज आपका अरुणाचल प्रदेश में ही, ये आप लोग का ये आपका कमलांग है, ठीक है, कमलांग है। ये सब चीज तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सबका है नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। तो उसी के नाम पे पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है अपना राज्य स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाता है। क्या कहिएगा, 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है कि नहीं है, सबसे एकदम उधर वाला राज्य है कि नहीं। इसे पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। अरुणाचल सरकार ने 2019 में राज्य महोत्सव घोषित किया। किसको, तो क्या कहिएगा, अरुणाचल प्रदेश को। तो 3-4 चीज याद रखिएगा। पक्के क्या कहिएगा, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद कौन सा बोले, मोलिंग कहाँ पे है, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और क्या बोले थे, और नम्फा दफा कहाँ है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। असम में भी है बहुत सारा, तो इसमें आदमी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहेगा तो आपको कहाँ कहिएगा, तो वो कहिएगा नागालैंड में, ठीक है ना। अभी देखिए, हम लोग के राष्ट्रपति भी उधर गई हुई है, मिजोरम गई थी, अभी असम में गई है। वहां पे आपका एक करबी महोत्सव हो रहा है 50वां, ठीक है। तो वहां पे भी जो है अपना क्या की है, जाके शामिल हुई है, ठीक है। तो उधर के बारे में हम लोग को जानते चलना है। असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया, ठीक है। तो घोषणा कर दिया गया है, दिया जाएगा। असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, उसको क्या कहते हैं, असम वैभव कहते हैं। और ये दिया जाएगा रंजन गोगोई को। अब ये कहेगा कि ये रंजन गोगोई कौन है, तो ये रंजन गोगोई हम लोग के 46 में क्या थे, सीजीआई थे, यानी जिसको भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। और अभी ये राज्यसभा सांसद भी है, ठीक है। ये भी बिल्कुल भी याद रखेगा। तो इसी को असम वैभव पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, हेमंत बिस्व शर्मा है। उसी के द्वारा ये आपका घोषणा किया गया, ठीक है। तो रंजन गोगोई बिल्कुल भी याद रखना है। रंजन गोगोई कौन थे, तो क्या कहिएगा, पूर्व सीजीआई रहे हैं, 46वें सीजीआई, तो याद रखिएगा। अभी जो है यशवंत डीवाई जो चंद्रचूड़ है, ये क्या में है, ये तो 50 में है कि नहीं। और ये क्या थे, 46 में थे, और राज्यसभा सांसद भी है। उसी को दिया जाएगा क्या, असम वैभव पुरस्कार। और एक बात जान लीजिए, अभी असम में जो है ना, आपको तो कार्बी जो बोल ही दी है। देखिए, असम में अभी फिलहाल आपको एक पहल 100% जो है आपका इलेक्ट्रिक की ये बायो का पहल स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। असम सरकार ये अलग अलग पहल चलाते रहता है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल है हम लोग का कौन, क्या नाम है उसका भैया, मुख्यमंत्री तो बोल ही दिए हैं। राज्यपाल बड़ा बढ़िया नाम है उसका, राज्यपाल का नाम तो क्या मिसिंग करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे याद आता है तो बताते हैं, ठीक है।
हाँ, गुलाब चंद कोठरिया है, ठीक है। गुलाब चंद क्या कहिएगा, गुलाब चंद कोठारी है, ठीक है। तो गुलाब चंद को याद रखिएगा, ठीक है। गुलाब चंद आपको याद रखना है, यहाँ के राज्यपाल है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, करबी महोत्सव, वहां पे सब कोई गए हैं, राष्ट्रपति भी गए, पहले मिजोरम गए थे, ठीक है। मिजोरम से आए हैं असम में, एक दिन अभी यहाँ पे रहने वाले हैं, ये सारा आयोजन हो रहा है। तो थोड़ा सा जान गुलाब चंद कटारिया को हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, वहां के क्या है, राज्यपाल है। चलते हैं आगे। नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को 9वां शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का घोषणा किया गया है। देखिए नई शिक्षा नीति आया था आपका 2020 में, तो उसी में क्या क्या है कि 9 शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की घोषणा किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में आपको अभी बताते हैं हम पूरा घटना। अभी हाल फिलहाल में गए हुए थे हम लोग के एस जयशंकर, विदेश मंत्री है, ईरान गए हुए थे। कहाँ पे गए थे, तो क्या कीजिएगा, ईरान गए थे। और ईरान में आप लोग जानते हैं फारसी भाषा, हमारे यहाँ जो है फारसी भाषा आया, तो कहाँ से आया, जो भी, क्योंकि वो पर्सियन गल्फ हम लोग करते हैं ना, पर्सियन गल्फ है, तो वो लोग फारस करते हैं। तो उधर के जो भी अरबी, जो अरब लोग यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आए, और यहाँ पे अपना उसका दरबारी भाषा हो गया, फिर वो भाषा धीरे 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 बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है। तो ईरान में, ईरान का जो है राष्ट्रीय भाषा भी है फारसी। तो वहाँ पे कुछ लोग के बीच, वहाँ के विदेश मंत्रालय के बीच बात हुआ, और बात निकल के आया कि जो फारसी भाषा है, इस भाषा को क्या करना है भैया, तो शास्त्रीय भाषा में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अभी फाइनली भारत में कितना शास्त्रीय भाषा है, तो अभी फाइनली भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा, देखिए एगो शास्त्रीय नृत्य होता है, जो आपको शास्त्रीय नृत्य में जो आपको हम 8 को बताए थे, वो अलग सी बात है, ये शास्त्रीय भाषा है। और शास्त्रीय भाषा 6 भाषा में से सबसे पहला भाषा है तमिल भाषा, ठीक है। और ये तमिल भाषा को 2004 में जोड़ा गया था, क्या कहिएगा, 2004 में। फिर आइएगा संस्कृत भाषा, ठीक है, ये 2005 में जोड़ा गया था, ठीक है, 2005 में। फिर आइएगा क्या, आपका तेलुगु और कन्नड़ भाषा, ये 2008 में जोड़ा गया था, क्या कहिएगा, 2008 में। फिर आइएगा क्या, मलयालम भाषा, ये आपका 2013 में जोड़ा गया था, 2013 में। और फिर आपका क्या, ओडिया, ओडिया को कब जोड़ा गया, 2014 में। तो ये टोटल भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तमिल भाषा 2004 में, फिर संस्कृत भाषा 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ भाषा 2008 में, उसके बाद 2013 में मलयालम, जो केरल में बोला जाता है, तो 2014 में आपका ओडिया भाषा को जोड़ा गया था इसका शास्त्रीय भाषा में। देखिए शास्त्रीय भाषा होता क्या है, पहले ये आपको समझिए। शास्त्रीय भाषा ऐसे भाषा को कहेंगे जिसका इतिहास 1500 से 200 साल, 2000 साल पुराना हो। इतिहास कितना हो, 1500 से 2000 साल पुराना हो भैया, बहुत पुराना इतिहास होना चाहिए। और उसका एक जो है ना, एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए, मतलब पुराना ग्रंथ कोई, उसका बहुत बड़ा इतिहास जो लोग के द्वारा बोला जाने वाला पुराने भाषाओं में से एक, उसका एक बहुत कोई एक बहुत बड़ा मतलब साहित्यिक जो होता है ना रचना, वो होना चाहिए, ठीक है। और जो एक समूह के द्वारा शुरू से मतलब बोलते आ रहा हो, ठीक है। ऐसे भाषा को जो हम लोग का सांस्कृतिक मंत्री है, मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय, उसी के द्वारा इस भाषा को मान्यता दिया जाता है। अब देखिए भाषा के बारे में हम लोग के संविधान में भी है। संविधान में हम लोग का कहाँ पे है भाई, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में कहा गया है। और इसी संविधान में आपका भाग 17 में भी वही बात कहा गया है भाषा के बारे में। अगर अनुच्छेद कहिएगा तो क्या 343 से शुरू होता है, 343 से ना शुरू होता है, 343 से 351 तक, ये भाषा के ही बारे में सारा चीज है। तो भाषा किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जो भाषा बहुत पुराना हो, जिसका एक विशेष इतिहास हो, कुछ विशेष लोगों के द्वारा उसको संरक्षित किया हो, शुरू से बोलते आ रहा हो, ऐसे भाषा को हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो अभी कितना है, 6 है। अब 9 की बात है कि 9 सूची कहां से, देखिए तो जो नई शिक्षा नीति आया ना, तो उसमें कहा गया था कि और कुछ जो पुरानी भाषा है उसको संरक्षित करने की बात कहा गया था। 2020 जो आपका नई शिक्षा नीति आया था, तो उसमें कौन था, एक था आपका पाली, कौन था कहिएगा, पाली, और दूसरा था क्या, एक पाली हो गया, एक प्राकृत भाषा था, ठीक है, प्राकृत भी था, ठीक है, और ये आपका अरबी था। तो अरबी को क्या बोला गया है कि जो नौ जो सूची में 9 शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनमें से जो फारसी है, फारसी को शास्त्रीय भाषा का हम दर्जा दे देंगे। और ये कौन बोले हैं, तो हम लोग का विदेश मंत्री बोले हैं एस जयशंकर जी। तो ये हो ही जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। समझ गए मेरे हिसाब से पूरा कहानी, ये क्या है शास्त्रीय भाषा। अब देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में, शास्त्रीय नृत्य में बताए थे आपको 8 है, जो अंतिम में सतारिया असम वाला जोड़ा गया था। तो उसमें आपको क्या बोला थे, क्या बोले थे ना, भारतनाट्यम है, उसके बाद आपका कुचिपुड़ी है, कथक है, ओडिसी है ना। तो टोटल 8 बताए थे हम आपको। अंतिम वाला सतारिया था, जो कहाँ का था, आपका असम का था। तो ये शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य बहुत बार पूछ लेगा, ये मिलान पूछ देगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पुराना अगर भाषा कहेगा तो क्या कहिएगा, तमिल भाषा है, जिसको सबसे पहले जोड़ा गया था 2004 में। तो कौन सा भाषा हो जाएगा, तो फारसी भाषा हो जाएगा। तो फारसी भाषा को बिल्कुल भी शास्त्रीय भाषा में जोड़ने के लिए घोषणा कर दिया गया है। अब हम लोग का शास्त्रीय भाषा कितना हो जाएगा, 6 तो पहले से ही है, 9 को संरक्षित करना है, उसमें से आपका एक फारसी आके निकल के आ गया है, ठीक है।
तो भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी सहित पाली और प्राकृत को संरक्षित किया जाना चाहिए। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान है। तो 6 भाषा आपको हम बता दिए हैं। तमिल से शुरू कीजिएगा, तमिल 2004 में, संस्कृत भाषा 2005 में। कोई कहेगा कि हिंदी भाषा है हम लोग का शास्त्रीय भाषा, तो क्या कहिएगा, नहीं है। हिंदी भाषा है, नहीं है। बस इसका इतिहास होना चाहिए, बहुत पुराना इतिहास होना चाहिए, उसका एक अपना जो एक ग्रंथ होना चाहिए, ठीक है, जो साहित्यिक रचना हो, ठीक है, वो रचना होना चाहिए जो उसी के हिसाब से वो भाषा बोला जाए, है ना। तो ये सारा चीज क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी जाके वो आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो अभी फाइनली कौन सा भाषा का बात आ गया है, फारसी भाषा, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बहुत है, समझे। बहुत शिक्षण संस्थान होता है, शोध करने के लिए उच्च क्वालिटी के शिक्षक रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें उस भाषा में आपको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि नहीं है। किस राज्य को शीर्ष कार्य निष्पादन करने के लिए राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो क्या कह रहा है, किस राज्य को शीर्ष कार्य निष्पादन करने के लिए, ठीक है, निष्पादन याद रखिएगा, निष्पादन करने के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा मेघालय राज्य। अब देखिए 2022 में भी, 2023 में भी ये पुरस्कार यही जीता था, मेघालय। तो अभी हाल फिलहाल में ना आपका स्टार्टअप दिवस मनाया गया। कब मनाते हैं भाई, 16 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो 16 जनवरी, देखिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना आपका शुरू किया गया था हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और 2021 में जो है घोषणा किया गया कि स्टार्टअप दिवस मनाएंगे, और 2022 में पहली बार स्टार्टअप दिवस मनाए 16 जनवरी को। और इसी स्टार्टअप जो बनाए थे 16 जनवरी को जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो इसी के दिन को चिन्हित करते हुए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, और इसी में आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो हम लोग के जो है कौन है, पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है, वाणिज्य मंत्री वही है ना। तो उसी के द्वारा इस बार जो है स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसी मतलब स्टार्टअप दिवस के शुभ अवसर पर। तो इसमें बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला शहर को दिया जाता, मतलब राज्य को दिया जाता है। 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य को दिया जाता है। जो अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है, ठीक है। जो एक आपका लीडर होता है उसमें दिया जाता है। तो हम इतना सारा नहीं पता है, नहीं लिखे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है हम वही बताएंगे, ठीक है। तो जो शीर्ष कार्य निष्पादन के लिए जो दिया गया है वो आपको मेघालय को दिया गया है, ठीक है। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु को, केरल को राज्य का स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने का अवार्ड दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका कौन, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात, ये एक ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है ना, और ये 1 करोड़ से अधिक कहिएगा, 1 करोड़ से अधिक वाला लिखे हैं, ठीक है, 1 करोड़ से कम नहीं, ठीक है ना। तो 1 करोड़ से अधिक वाले राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पे स्टार्टअप करने का जो है माहौल आपका बहुत बढ़िया है। ये उसमें शीर्ष में कौन है, तो गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लीडरशिप में आपका मध्य प्रदेश भी रखा गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश रखा गया है। तो वो बहुत सारा है। और 1 करोड़ से कम का कहेगा वो याद रखिएगा, 1 करोड़ का तो अधिक से सबसे अच्छा माहौल है इन राज्य में, और 1 करोड़ से कम में आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश 1 करोड़ से कम वाला राज्य में हिमाचल प्रदेश को पुरस्कार मिला है, और 1 करोड़ से अधिक वाले में आपका गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। और कार्य निष्पादन में कौन हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कट टू कट हम क्लियर कर दी। अब देखिए स्टार्टअप योजना तो बता दी आपको 2016 में, यहीं पे आपका आया था स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, वो भी आपका 2016 में ही आया था। देखिए 2014 से लेकर 2016 तक बहुत सारा योजना लागू हुआ था। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, जैसे ये जनधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कितने को पढ़ता है, ये आया था आपका 28 अगस्त को शुरू हुआ था, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एगो मेक इन इंडिया, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये आपका लिए बहुत जरूरी है, 25 सितंबर 2014 को आया था, 2014 को, ठीक है। बहुत बार पूछता है। डिजिटल इंडिया भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015 को आया था डिजिटल इंडिया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। स्टार्टअप इंडिया आया था 2016 में, स्टैंड अप भी आया था 2016 में, डिजिटल इंडिया बोल ही दिए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना बोल ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को आया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा योजना आया था, उस सब योजना के तहत ही सारा चीज अभी आपका काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है ना। चलें आगे बढ़े। मेरे हिसाब से हम सारा चीज आपको बता दिए। हम लोग को फोटो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, हम पढ़ाने में बिजी हो जाते हैं ना, तो इधर छूट जाता है। खादी ग्राम उद्योग तो ये बता ही दिए थे हम। जयशंकर जी देखिए ये गए हुए थे ईरान, अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये पुरस्कार दिया जा रहा था, यही है हम लोग के पीयूष गोयल जी, ठीक है ना। तो बहुत सारे राज्य को ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए स्टार्टअप, आप कहिएगा कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप कंपनी जो ऐसी कंपनी जो नई कंपनी है, ठीक है, जो नई कंपनी है जो अपना क्या किया है, कंपनी स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसके लिए माहौल बनाना हो, वही स्टार्टअप नई कंपनियों के लिए ये सब यूज किया जाता है कि नहीं है। देखिए ये क्या है ना कि गवर्नमेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर अपना कंपनी, नई कंपनी बनाता है, उसके लिए एक अच्छा आपको माहौल बनाना है, एक अच्छा आपको वातावरण बनाना है, जिससे वो
उस कंपनी को आगे लेके जाए। अभी इसमें यूनिकॉर्न की संख्या इस कंपनी में टोटल कितना है, लगभग 110 के करीब करीब यूनिकॉर्न है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बहुत आगे आया है। जैसे ही ये योजना आया उसके बाद बहुत सारे कंपनी, क्योंकि हम लोग को क्या बनना है, विकसित बनना है, विकसित बनने के लिए ये सारा चीज होना जरूरी है ना। चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आतंकी ग्रुप जैश अल अदल का संबंध किस देश से है, ठीक है। तो एक आतंकी ग्रुप है जैश अल अदल, ठीक है ना। ये आपका आ गया है चर्चा में, क्यों चर्चा में आया है, तो चलिए थोड़ा सा आपको हम इसको चर्चा के ही बारे में पहले हम बता देते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आतंकी ग्रुप कौन है, जैश अल अदल है। इसका जो है संबंध किस देश से है, तो पहले ये मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में, यहाँ पे आपको मैप में यही पे ये वाला मैप ले लेता, नहीं यहाँ पे मैप ले लेता है, ये वाला मैप में आप ज्यादा समझिएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा ज्यादा। कहाँ गए भाई, यहां से ले लेता है, ये लीजिए। देखिए ये है ईरान, इधर है पाकिस्तान, और ये जो देख रहे हैं ये है बलूचिस्तान। अक्सर आप लोग न्यूज में सुनते होइएगा, या फिर हमेशा एक विवाद बना रहता है कि लफड़ा हो रहा है, बलूचिस्तान वाला जो है विद्रोह कर दिया है, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान जो प्रोविंस है, यानी ये जो प्रांत है, ये पाकिस्तान की तरफ है, और कुछ बलूचिस्तान जिसको सिस्तान कहते हैं, कुछ ईरान में भी पड़ता है, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान प्रांत में जो जैश अल अदल है, जिसके बारे में आपको बोले हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से ना ये वहां पे चरमपंथी समूह है, ठीक है, और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट भी किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, जैश अल अदल। और ये क्या है, सुन्नी संगठन है, और वो सुन्नी संगठन यहाँ सक्रिय है, और इसका क्या मानना है कि पाकिस्तान, ये जो ईरान वाला जो सिस्तान वाला है, यहाँ पे विद्रोह करा करके इसको ईरान से अलग करना है। जैश अल अदल जो आपका वहां से संगठन है, जो आतंकवादी गुट है, जो क्या करता है, अलगाववादी की बात करता है, ठीक है। तो आज से कुछ महीना पहले आपका ये वाला सिस्तान, जो बलूचिस्तान वाला सिस्तान है, जो ईरान में पड़ता है, तो यहाँ पे ना जो पुलिस चौकी में हमला करवाया था, और कुछ पुलिसकर्मी लगभग 10-12 के करीब मृत्यु हो गया था। तब से ईरान ठंडा था कि कुछ, और किसी भी देश का संप्रभुता में अगर बात आ जाता है, उसका अस्तित्व में खतरा आ जाता है, तो कोई भी आदमी कोई ना कोई अटैक करेगा ही करेगा। तो ये बलूचिस्तान वाला प्रोविंस में रहता है आपका जैश अल अदल, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, और ये सिस्तान वाला क्षेत्र किसका है, ईरान का है, और जिसको ये अलग करना चाहता है कौन, जैश अल अदल वाले लोग। तो इसी जैश अल अदल पे ईरान क्या किया है, अपना हवाई हमला किया है, ड्रोन से किया है। तो इसने ईरान बोला भी है कि हमको पाकिस्तान को कोई चोट पहुंचाना मकसद नहीं है, जो मकसद है वो जैश अल अदल पे है, क्योंकि जैश अल अदल का जो एक मेन नेता था ना, उसको फांसी भी ईरान के द्वारा दिया गया था बहुत दिन पहले, 2008-9 की बात बता रहे हैं, 9-10 की, ठीक है। तो समझ जाइए, तो यहीं पे किया है अटैक। तो जैश अल अदल का कहानी समझ गए, एक जो है चरमपंथी समूह है, ये आतंकी गुट है जो सुन्नी है, ठीक है। और वो लोग क्या चाहता है, जो ईरान वाला जो ये आपका बलूचिस्तान सिस्तान वाला क्षेत्र है, इसको ईरान से अलग करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ हरकत करता रहता है। और इससे पहले यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुआ था, कुछ पुलिसकर्मी मरे भी थे। तो उसी के रिएक्शन में ईरान वाले इसके जो ठिकाना है, इसी ठिकाना पे हमला किया था। इस ठिकाना में 2 बच्चा, अभी तक पाकिस्तान यही बोला है कि 2 बच्चे का जो है मौत हुआ है, और कि हमको पाकिस्तान पर अटैक करने का कोई शौक नहीं है, हम इसी वजह से अटैक किए, क्योंकि ये हमारे साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे अलगाववादी की बात कर रहा है, लोग को भड़का रहा है, ठीक है। तो इसको समझ गए। अब देखिए ईरान अभी क्या किया है ना, ईरान और क्या काम किया है, एक यहाँ पे आपका देश मिलेगा इराक, ठीक है, इराक को तो अच्छा से जानते होइएगा। और उसी के बगल में एक देश है, यहाँ पे मैप, ये वाला मैप है नहीं, एक देश है वहां पे आपका सीरिया, ठीक है। तो वहां पे भी ये अटैक किया। तो सीरिया, इराक में क्यों किया है, तो इराक में कहने का मतलब है, जो इरबिल शहर है, इरबिल शहर में कह रहा है ईरान कि वहां पे जो मोसाद है ना, इजराइल का जो है आपका एक तरह से जासूसी है, ठीक है। तो मोसाद का वहां पे क्या बोला कि आपका जो है आपका जासूसी हो रहा था, उसी का हेड मतलब एक तरह से बिल्डिंग है, ठीक है, वहीं पे किया है अटैक, कि उसको मोसाद को वहां से क्या करना है, उखाड़ के फेंकना है, कि वहां से आतंकी मतलब जासूसी करके सूचना को लीक करता है। तो वहां पे किया। और दूसरा कहां किया, सीरिया में क्यों किया है, तो आईएसआईएस का वहां पे आपका क्या था, आपका एक तरह से बिल्डिंग था, ठीक है। तो आईएसआईएस के ठिकाने पे हमला किया है। तो आईएसआईएस पे क्यों करेगा, आपको हम बताए थे कि अभी करमान शहर में, ईरान के करमान शहर में ये अभी आतंकी हमला हुआ था, वहां पे 70-80 लोग का मृत्यु हुआ था, आपको हम बताए थे, ठीक है। तो उसका हमला का जिम्मेदारी लिया था कौन, आईएसआईएस, ठीक है। तो आईएसआईएस का मतलब ये होता है आपका इस्लामिक स्टेट ना, इराक एंड सीरिया होता है, ठीक है। तो उसी के ठिकाने पे हमला किया है सीरिया में, ठीक है। और यहाँ पे मोसाद पे किया है, क्योंकि यहाँ पे खुफिया एजेंसी का काम कर रहा है ये लोग। और यहाँ पे किया है किस पे, तो क्या कहिएगा, ये आपका जैश अल अदल पे किया है। ये क्या कर रहा है, ये ईरान से अलग होने की बात कर रहा है, सिस्तान को। तो ये तीनों चीज को बिल्कुल भी याद रखिएगा। अगर यहाँ से कोई भी चीज आपको पूछ दे तो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ईरान चौतरफा
अभी जान लीजिए चौतरफा काम कर रहा है। उधर सीरिया पे अटैक किया, क्यों किया? आईएसआईएस को लेकर के। इधर किसको? मोसाद पे कर रहा है। इधर क्यों कर रहा है? तो जैसल अदल पे कर रहा है, ठीक है, और एक साथ कर रहा है। फिर उधर हमास वाले को तो सपोर्ट कर ही रहा है, हूती वाला अलग बैठा हुआ है यमन में, ठीक है। तो ये एरिया बिल्कुल भी हम लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फंस जाइएगा, है कि नहीं है? इसी वजह से हम सारा चीज आपको बता दिए। तो बलूचिस्तान क्या है ना, पाकिस्तान का कई प्रांत है, उस प्रांत में से 4 प्रांत है ना, उसमें से एक आपका कौन है? बलूचिस्तान है। और ये सीमा साझा करता है, ये वाला एरिया यहाँ पे आपका हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो ये ईरान के बारे में ये जानते चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये ईरान है, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे अभी देखिए चबाहार बंदर का हम लोग का जयशंकर बताया था ना कि जयशंकर गए थे कहाँ पे? ईरान गए, आज कर लेता है कि एक दिन पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अटैक कर दिया है। तो लोग का मीडिया नया बना चढ़ा के बोल दिया है कि ये जो है ईरान इंडिया से क्या किया, गठबंधन किया और जाके पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा चीज बात है, बहुत ज्यादा खबर निकल के आया कि इंडिया वाले ही पाकिस्तान पे करवाया है, ठीक है, पाकिस्तान वाले का कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह का चीजें बात निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली अभी इन लोग का हालत बहुत गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो स्वाभाविक है कि मैटर एकदम पूरा भी टाइट है। अब देख लीजिए ना, यहाँ का बहुत कहानी है, कहानी करेंगे ना तो आपको पूरा लग जाएगा। इमरान खान एक वो आदमी थे यहाँ पे, इसका, ठीक है, इसका पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी था, इसका बैट जो है, इसका सिंबल था, आपको पूछ सकता है क्योंकि बहुत विवाद में है, ठीक है। बैट इसका चुनाव चिन्ह था, ये भी इसका छीन लिया। और ये इस वजह से ये बर्बाद हुआ है, सिर्फ ये क्या किया था ना, पाकिस्तान क्या किया? अमेरिका के खिलाफ बोला और इसको बर्बाद कर दिया इमरान खान को, ये लोग मिल करके सब कोई। एक बात जान लीजिए, इमरान खान एक अच्छा नेता था, ये बात जान लीजिए। भारत के साथ एक अच्छा संबंध था इमरान खान का, गलत नेता नहीं है ये, पाकिस्तान का लगभग ठीक है ठाक नेता है, मगर ये अमेरिका के खिलाफ बोला और ऐसा कहानी किया। नवाज शरीफ को देखिए जेल से बाहर करवा दिया है। अब देखिए यहाँ इलेक्शन लड़ेगा, इसका पार्टी को खत्म कर दिया, इसको ऐसा आरोप लगा दिया कि इसको जेल में घुसा दिया है, ठीक है। अब देखिए इधर से क्या कर रहा है, अब इसको क्या है ना, पाकिस्तान को यूज भी कर सकता है। कौन? अमेरिका कैसे यूज करेगा? अब ये इस पे अटैक किया, ठीक है, अब इसका पपेट तो है, ये बोलेगा कि चलो अब तुम पे अटैक किया है, तुम्हारा संपर्क भूता का बात है, तुम पे गड़बड़ कर दिया। ईरान जानते हैं इधर हमास को लेकर के सक्रिय रहता है, अब ये इसके साथ कहेगा कि चलो तुम लड़ो, हम तुम्हारा साथ है, ठीक है। तो अमेरिका सब काम गड़बड़ अमेरिका कर रहा है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान का पहला एक नेता था, कोई नेता था इमरान खान, जो अमेरिका के खिलाफ कोई बात बोला था, ठीक है, और ऐसा बोला, ऐसा इसको अंदर किया, ऐसा राजनीतिक पेच फंसाया कि इसका करियर ही खत्म कर दिया है। उसका चुनाव चिन्ह था क्या? बैट, उसको भी ले लिया है, बोला कि चुनाव आयोग बोला अब तो इलेक्शन भी वो नहीं लड़ सकता है ना। तो ये सारा चीज है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट है जो चीज को याद रख लीजिए। यहाँ पे चबाहार बंदरगाह है, इस पे भी बात किया है विजय शंकर जी, तो इसको याद रखिएगा, ईरान में पड़ता है कि नहीं है, ये समझ गए। ये हम लोग का फारस की खाड़ी है, वही फारसी भाषा से आया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कौन है? बलूचिस्तान है, सिस्तान को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल भी ये सारा चीज जो भी बता रहे हैं, ये जो है ना, सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझते चलिएगा, है ना। तो समझ गए जैसल अदल कहाँ है, तो आईएसआईएस भी समझ जाइएगा। आईएसआईएस को लेकर के कहाँ पे हमला किया है, तो क्या कहिएगा, वो किया है सीरिया पे, ठीक है। और मोसाद पे कहां पे किया है? इराक पे किया है। और जैसल अदल पे कहां पे किया है? पाकिस्तान पे किया है। तो ये जैसल अदल है, आपका थोड़ा सा चर्चा में आ गया है, तो इसको बिल्कुल भी जानते चलिएगा। जैसल अदल कहां का एक चरमपंथी समूह है, यानी आतंकी गुट है, क्या कहिएगा? पाकिस्तान का है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले भी जो है अल्टीमेटम दिया, अपना राजदूत को बुला लिया है, राजदूत समझते हैं ना, ठीक है। तो अपना जो राजदूत संबंध है ईरान से बुला दिया कि आ जाओ, ठीक है। और यहाँ से पाकिस्तान में जो उसका राजदूत था उसको भी भेज दिया कि जाओ तुम भी जाओ, ठीक है। तो मैटर थोड़ा डेंस हो गया, अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए क्या होगा। यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? काकर है, ठीक है, अनवारुल हक काकर, इसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम है, ठीक है। तो समझते चलिए, ठीक है। बलूचिस्तान सिस्तान क्षेत्र में जैसे अदल सबसे अधिक सक्रिय प्रभावित सुन्नी आतंकी गुट है, ठीक है ना। तो ये गुट को बिल्कुल भी समझते चलना है। पाकिस्तानिया सबका जो है ना बहुत बुरा हाल हो गया है अभी इन लोग के बीच में। देखिएगा अभी अमेरिका पूरा फिराक में है कि कैसे हम कहानी को लपेटे, क्योंकि ईरान को बर्बाद करना है। और मैं आपको जो है मध्यपूर्व में, मतलब एक तरह से वहां पे ईरान जो है ना, ईरान एक सुपर पावर बन के उभर उठ रहा है, क्योंकि अमेरिका से उसका अच्छा संबंध नहीं है। और अमेरिका चाहता है कि कैसे भी इसको हम क्या करें, गड़बड़ करें, और कैसे भी मैटर को फंसाएं, और फंसाने के चक्कर में ये सारा चीज कर रहा है और अपना रोटी सेक रहा है। देखिए आगे क्या क्या होता है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये आपका यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसको तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये गूगल के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो गूगल समझते चलिएगा। देखिए क्या है ना, जितने भी खुदरा जो भी भुगतान का काम करता है ना, सब एनपीसीआई करता है। इसका स्थापना 2008 में हुआ है, ठीक है, एनपीसीआई। और इसी के द्वारा ये यूपीआई हो या कोई भी ऐप हो, ठीक है, जो आभासी मुद्रा का क्या करता है, आपका लेन देन करता है। ये क्या है?
एक तरह से उपकरण है, एक ऐप है, ऐप को जाके डाउनलोड कीजिए, फिर वहीं से आपका क्या करिएगा, एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है कि नहीं है। तो ये उपकरण को सारा चीज को संचालित करने का काम एनपीसीआई का करता है, ठीक है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ क्या किया है, आपका समझौता किया। देखिए इससे होगा क्या, अब कोई भी लोग विदेश में जा रहा है या घूमने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है, तो उसको पैसा रखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा काम होगा गूगल से होगा, तो गूगल तो जानता ही है अंतरराष्ट्रीय और जगह में ये मानना है। अब गूगल से मोबाइल से जैसे अपना देश में पैसा भेज रहे हैं, वैसे आप अदर देश में भी, अमेरिका में भी भेज सकते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं पे भी जाइएगा आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल से आप अपना पैसा कर सकते हैं। इस चीज को यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई का ये बहुत बड़ा कदम है, ठीक है ना। तो देखिए अभी अभी आरबीआई के गवर्नर भी गए होंगे, कहाँ पे दावोस में, आपको बताया था ना 54वां बैठक हो रहा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। तो वहां पे ये सारा चीज हो रहा है और इसी से निकल के सामने में आया कि एनपीसीआई जो है इंटरनेशनल यूपीआई के साथ बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जो भारतीय लोग हैं, जो अपना भारतीय रुपया है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने में कोई दूसरे देश में दिक्कत नहीं होगा, पैसा रखने का जरूरत नहीं होगा, करेंसी का टेंशन नहीं है। हाँ तो याद रखें एनपीसीआई का स्थापना 2008 में और यूपीआई का स्थापना 2016 में आया था। जो भीम में आप देखते हैं ना, तो ये आपका यूपीआई के ही माध्यम से सारा होता है। सबसे पहले यूपीआई को अपनाने वाला भूटान कौन था, भूटान अपना भूटान छोटा। हाँ एक चीज तो बताया नहीं, जो आपका जो ग्लोबल फायर पावर में जो सैन्य शक्ति का जो रिपोर्ट निकाला था, सबसे नीचे में भूटान है। भूटान का स्थान 145वां में है, ठीक है। सबसे बुरा हाल है इसका। अफगानिस्तान का भी बहुत बुरा हाल है, ठीक है। भूटान का बहुत बुरा हाल है, समझे। सबसे नीचे पायदान में आता है भूटान। इसके पास बिल्कुल भी सेना होना नहीं, देख तब ना हमेशा बेचारा शांत रहता है, ठीक है। तो अभी बताया था ना आपको, भूटान में इलेक्शन भी हुआ था। नौसेना का अभ्यास अयुत्या इन दो देशों से संबंधित है। तो अभी नौसेना का क्या है ना, अभ्यास हुआ था। क्या हुआ था, अयुत्या। ये हुआ था कब भैया, ये आपका 20 से 22 दिसंबर के बीच हुआ था, ठीक है। बोलिएगा कि इतना लेट क्यों बता रहे हैं। लेट बताने का कारण क्या है ना, कि ये थोड़ा सा बात लगा कि इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मगर इंपोर्टेंट है। वो इंपोर्टेंट इस वजह से है कि ये अयोध्या जो है ना, भारत का हम लोग का जो है एक अपना एक अलग विशेष पहचान है अयोध्या का। तो उसी के नाम पे अयोध्या और थाईलैंड का एक जगह है अयुत्या, ठीक है। और वो यूनेस्को का साइट में भी उस अयुत्या सर उसका नाम ही था, जान लीजिए। तो इस दोनों का जो सांस्कृतिक शहर है, जो पुराना विरासत है, इसी के नाम पर पहली बार भारतीय नौसेना और थाईलैंड के नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया है, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जानना बिल्कुल भी जरूरी है। सबसे पहली बात है, अयुत्या का मतलब होता है अपराजय, जो पराजय ना हो, ठीक है। और दूसरी बात है, अयुत्या नाम का शहर आपका थाईलैंड में है और अयोध्या नाम का शहर अपने अयोध्या में, जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला अयोध्या में। तो इन दोनों शहर का एक सांस्कृतिक मिला जुला एक भाव देखा जाता है। इसी के नाम पे ये आपका नौसेना अभ्यास किया गया था अयुत्या, ठीक है। और भारत और थाईलैंड के बीच हो जाएगा। थाईलैंड का राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है। यहाँ के अभी प्रधानमंत्री कौन बने थे, सरेथा थाविसिन। अभी बताए थे आप लोग को, सरेथा थाविसिन यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और बहुत ज्यादा हम लोग के साथ देखिए, बैंकॉक घोषणा पत्र हमेशा हम लोग करते हैं। बैंकॉक घोषणा पत्र से आपका क्यों बिम्स्टेक बना था, बैंकॉक घोषणा पत्र से आपका क्या बना था, आसियान बना था, ठीक है। आसियान बना ना 1967 में हो, और आपका ये बिम्स्टेक बना 1997 में। तो ये आपका बैंकॉक घोषणा पत्र से ही बना था। तो बैंकॉक हमेशा से हम लोग के लिए महत्वपूर्ण रहा है, क्लियर है कि नहीं है। तो नौसेना अभ्यास हम लोग किए हैं, अयुत्या किए हैं, और साथ साथ में कॉर्पोरेट भी हो गया इसका। तो चलिए थोड़ा सा इसको आपको समझा देते हैं। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी ने पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है। साथ ही इंडिया थाई कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया। अभ्यास का नाम भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयुत्या के नाम पर रखा गया। तो याद रखिएगा, इंडो थाई कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण भी संपन्न हो गया और पहला नौसैनिक अभ्यास था भारत और थाईलैंड के बीच, जिसका नाम क्या है, अयुत्या। अगर आपको पूछ दे भारत के किस शहर के नाम पे, तो अयोध्या। थाईलैंड के किस शहर के नाम से, तो अयुत्या। और ये अयुत्या क्या है, तो थाईलैंड का एक बहुत बड़ा अच्छा शहर है, सांस्कृतिक शहर है, जो यूनेस्को के साइट में शामिल भी है। हम लोग पढ़ते हैं ना यूनेस्को का धरोहर स्थल, धरोहर स्थल में ये सूची में शामिल भी है अयुत्या थाईलैंड का, ठीक है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री सरेथा थाविसिन में, ठीक है। तो चलिए थाईलैंड आपको दिखा देते हैं हम। थाईलैंड को देखना बहुत जरूरी है, थाईलैंड को देख लीजिएगा तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम थाईलैंड। कहाँ गए भाई थाईलैंड, चलिए आइए थाईलैंड। देखिए अभी हम लोग थाईलैंड में हैं। तो ये है म्यांमार, ये हम लोग का भारत है, और ये है अपना थाईलैंड, ठीक है। तो ये थाईलैंड को बिल्कुल भी याद रखिएगा। ये है लाओस, और ये है वियतनाम, ठीक है। और ये है कंबोडिया, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी समझते चलिएगा। अगर आपका ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया का अगर जो भी आपको जो है इधर पूछेगा, तो ये देश बिल्कुल भी पता होना चाहिए। ये म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस के बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद कंबोडिया। ये सारा देश बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो ये थाईलैंड देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का अंडमान सागर है ना, इससे सीमा सगा करता है। तो यहाँ पे हम लोग किए हैं क्या, नौसेना अभ्यास किए हैं, पहली बार किए हैं, पहला नौसैनिक अभ्यास है, यही है थाईलैंड, ठीक है।
थाईलैंड का राजधानी, और यहाँ का मुद्रा क्या है, बहुत बार पूछता है बैंक, राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है, ठीक है, बाहत थाईलैंड का। इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत सॉलिड प्रधानमंत्री है। यही अभ्यास आपका चल रहा था, ठीक है, पहला नौसेना अभ्यास था, ठीक है ना, भारत और किसके बाद, भारतीय नौसेना के बीच और थाईलैंड की नौसेना के बीच। तो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो बिल्कुल भी जानते चलिएगा। और अभी जो आपको बताया है ईरान का कहानी, तो ईरान वाला तो कहानी समझते ही चलिएगा, यहाँ पे कुछ भी आपको पूछा जाएगा। तो नौसेना अभ्यास हो गया है भारत और थाईलैंड के बीच, ठीक है। देखिए अभी बहुत सारा नौ अभ्यास आपको बताया था ना, एक काजिन हुआ था भारत और जापान के बीच, आप कोस्ट गार्ड के बीच हुआ था ना, बताए थे आपको, चेन्नई में हुआ था। क्या था आपका अभ्यास, काइजिन, काइजिन बताया था ना, काइजिन जापान के साथ हुआ था, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में आपका एक सब क्या बोलते हैं मित्र शक्ति हुआ था श्रीलंका के साथ, ठीक है, पुणे में हुआ था, है कि नहीं है। तो बहुत सारा युद्ध अभ्यास है, आप लोग थोड़ा मोड़ा देखते रहिए, ठीक है, लग के नहीं रहना है उसी पे, कभी कल पूछ दिया जाता है। जो इंपोर्टेंट है, जो इस तरह का सांस्कृतिक चीज को इंडिकेशन करे, ये ज्यादा हम लोग के लिए इंपोर्टेंट होता है, तो इन सब चीजों को थोड़ा देखते चलना है। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास था, ये आपका हुआ है। और साथ में इंडो थाई कॉर्पेट को भी याद रखिएगा, कैवा संस्करण हुआ है, तो 36वां संस्करण इंपोर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए आज का